नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान के भाग 3 के चैप्टर संख्या 8 जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास के बारे में। तो विद्यार्थियों, आपको मेरे YouTube चैनल पर कक्षा 8 से संबंधित संपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके आप प्रत्येक अध्याय का अच्छी तरह से अध्यापन करके उनके प्रश्नोत्तर को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलो अपना वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 8 जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। इसके तहत अपन सबसे पहले टॉपिक देखते हैं भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई। आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन कानूनों की आड़ में जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश के कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। तो भूदान आंदोलन पाठ की शुरुआत में बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? आचार्य विनोबा भावे ने की थी। 18 अप्रैल 1951 एक जमीन का टुकड़ा दान देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व को विषमता को दूर करना। कहने का मतलब ये था कि जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं थी उसको जमीन उपलब्ध करवाना। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का 6वां हिस्सा दान में देने की अपील की। यह पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग उपयोग समाज के वंचित वर्ग आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भूदान आंदोलन की राजस्थान में कहाँ से शुरू हुआ? तो राजस्थान में नागौर जिले से प्रारंभ हुआ। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 भी पारित किया। आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधे से ज़्यादा भाग रेगिस्तानी व सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक व आर्थिक शक्तियों के उदय व विकास के कारण राज्य की भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हुई है। फिर भी कृषि भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। राजस्व मंडल का मुख्यालय राजस्थान के अजमेर में स्थित है। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने व पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीकों आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयासरत है। तो आपको यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ यह है कि राज्य सरकार के भूमि सुधार से संबंधित कानून कौन कौन से हैं? तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, ये 2 काश्तकारी से संबंधित अधिनियम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आओ अभ्यास करें। भूमि सुधार हेतु कौन कौन से कानून बने, उनकी सूची बनाएं। इसके तहत कुछ अन्य कानून हैं जिसकी आप अलग से सूची बना सकते हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्यता उन्मूलन। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने के प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है, अर्थात सभी को कानून के समान संरक्षण प्राप्त हैं। अर्थात संविधान के अनुसार
राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी लागू किया है। राज्य सरकार ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इसी के तहत राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 को भी सख्ती से लागू किया गया, जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनके जमीन पर अतिक्रमण करने वाले उच्च लोगों के द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों आदि के कल्याण के कार्य करता है। नेक्स्ट है महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पंडित नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो गया है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती हैं, फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के समय में देश में महिला साक्षरता दर बहुत ही कम थी। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.12% है, जो 1951 में मात्र 2.51% थी। महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता रहे। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास, तो इसके लिए सबसे प्रमुख राज्य सरकार महिलाओं के लिए किया गया राज्य महिला आयोग का गठन। राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करना तथा महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता की सीधी सुनवाई, जनसंवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों राज्य महिला आयोग। अगर आप कंपटीशन की तैयारी भी करोगे आगे जा कर के, तब भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो कुछ प्रश्न दे रखे हैं, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो यहाँ पर राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम है वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान राज्य महिला आयोग के सदस्यों के नाम बताइए। तो राजस्थान राज्य आयोग महिला आयोग के सदस्य 3 हैं अभी वर्तमान में, सुमन यादव, अंजना मेघवाल और सुमित्रा यादव। तो विद्यार्थियों आप हमारे साथ केयरफुली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको इस अध्याय को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। महिलाओं को रोजगार देने के आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती हैं, अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती हैं और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती हैं। इन समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट है महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। महिलाओं को घरेलू हिंसा के संरक्षण से तुरंत राहत देने के उद्देश्य से
भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उपनिदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। नेक्स्ट है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसको सबला योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य को सुधारने हेतु साक्षरता, कौशल विकास, सामाजिक मुद्दों के बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यह योजना 11 से 18 वर्ष तक की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शामिल किए गए। तो महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी वर्तमान में विद्यमान हैं, जैसे हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956, जिसका संशोधन 2005 में हुआ। नेक्स्ट है दहेज निरोधक अधिनियम 1961 तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925, 1986 और 2006 में संशोधित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट गतिविधि के तहत है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है गार्गी पुरस्कार योजना, जो 10th पास बालिका को दिया जाता है। बालिका प्रोत्साहन योजना 12th के आधार पर दिया जाता है। आपकी बेटी योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजनाएं, तो कुछ योजनाएं दे रखी है जिनका आपको अध्ययन करना है। मतदान प्रक्रिया नेक्स्ट है विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे। सभी विद्यार्थी मतपत्र पर निशाना लगाकर अपने पसंद के कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे। तभी गीता शिक्षक के पूछती हैं कि गुरुजी क्या विधानसभा व लोकसभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव इसी तरह किया जाता है? गुरुजी ने बताया कि अब अधिकांश चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का प्रयोग किया जाता है। EVM के प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन पर बटन दबाकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। एक EVM द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। इसमें से अंतिम बटन नौकटा का विकल्प होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची प्रकाशन, उम्मीदवार की सूची को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, जो एक कलेक्टर होता है, द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी, एक अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अंगूठी शाही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता EVM मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान केबिन में प्रवेश करता है। वहां वह EVM का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल EVM के साथ VVPAT का भी उपयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति EVM के मतों की गणना करवाता है तथा मतदान घोषित करवाता है। तो यहाँ पर एक नोटा का ऑप्शन दे रखा होता है। नोटा के तहत NOTA चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता है तो वह अंतिम नॉन ऑफ द एबू बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित कर सकता है। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, नॉन ऑफ द एबू नोटा। नेक्स्ट है मशीन का नाम VVPAT। इसका पूरा नाम है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल।
ये एक प्रिंटर युक्ति है। इसको आप ईवीएम के बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर मतदाता उम्मीदवार का क्रमांक, नाम व चुनाव चिन्ह अंकित होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती हैं। उसके बाद पर्ची प्रिंटर से ड्रॉप बॉक्स में चली जाती हैं। बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता यह जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसे ही वह वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता व विश्वसनीयता बढ़ती है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है स्वीप। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। सूचित मतदान यानी निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान। सेकंड है सूचित मतदान यानी जागरूकता के साथ मतदान। यही स्वीप कार्यक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। कभी कभी समाज के विभिन्न वर्गों व सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए भी कानूनों का निर्माण करती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित रिकॉर्ड जैसे हाजिरी, भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून बनने वाला पहला राज्य बना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है। पूरे भारत में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सूचना का अधिकार कानून सबसे पहले बनाया गया। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया और जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति, सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम सन 2009 में बनाया गया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया गया। यानी केंद्र सरकार द्वारा यह अधिनियम 2009 में लागू हुआ, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा यह अधिनियम 2010 में बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कक्षा 8 से 8 तक का प्रावधान किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस अधिनियम के तहत बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखी होती हैं, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। भारत में कब लागू हुआ? 2009 में, और राजस्थान में यह अधिनियम 2010 में बना। 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में लागू हुआ। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है बाल अधिकार। 20 नवंबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को परिभाषित किया गया। बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिकों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देते हैं। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो बच्चों के ये 4 अधिकार मूल रूप से सिद्धांतों पर आधारित हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 अधिकार कौन कौन से हैं? पहला जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार,
विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। तो बाल अधिकार ये 4 अधिकार हैं: जीने का, सुरक्षा, विकास का और सहभागिता का अधिकार। ये बच्चों के मूल अधिकार कहे जाते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्पलाइन। राज्य में कठिनाइयों से घिरे, पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवा, 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही हैं। राजस्थान में बाल संरक्षण की चुनौतियां जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात, बाल श्रम, कुपोषण आदि के उन्मूलन एवं सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आप ध्यान रखना 1098, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान संपर्क पोर्टल। राज्य सरकार ने सितंबर 2019 से जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने के लिए अभिनव प्रयास किए। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सिटीजन कॉल सेंटर से शिकायत को दर्ज कराने व उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध। यह एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने एवं सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ, आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं। साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार है। कुछ महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा के हमले हैं जैसे रैनसमवेयर। यह एक तरह का वायरस होता है जो अपराधी द्वारा लोगों को कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है और तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। मॉलवेयर, यह कंप्यूटर की किसी भी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है जैसे कंप्यूटर वायरस, वॉर्म और ट्रोजन। साइबर धोखाधड़ी, इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनसे निजी डाटा और पासवर्ड आदि की जानकारी ली जाकर फिशिंग व स्पूनिंग इसके कुछ उदाहरण हैं। फिशिंग, यह एक तरह की ठगी का तरीका जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। स्पूकिंग, इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा के कुछ उपाय। तो ऑनलाइन ठगी से कैसे बचा जाता है इसके कुछ उपाय दे रखे हैं। साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या एटीएम पिन को गोपनीय रखें और समय समय पर बदलते रहें। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी न दें। एटीएम व बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को दें। 5 नंबर है साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये साइबर सुरक्षा के कुछ उपाय हैं जिनका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में राज्य के विकास के लिए ऐसे कई प्रकार के प्रयासों की पहल की जा रही है जो फर्ज महिला की स्थिति में सुधार, महिला सशक्तिकरण यानी कार्यक्रम चलाए जाएं। प्रत्येक नागरिक का एहसास दिलाने के लिए उसका मत देश के लिए महत्वपूर्ण है। स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। समस्त वर्गों के कार्य का जवाबदेही सूचना का अधिकार, तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाया। वहीं नवीन तकनीकों को अपनाने व अपने कार्य को सुगम बनाने के लिए पीछे से वे साइबर अपराधों से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जन जागरूकता एवं सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राज्य के प्रयास ही राज्य को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ शब्दावली के तहत सबसे पहले दे रखा है नोटा, NOTA। नोटा का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबू। VVPAT, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। और स्वीप मतदाताओं को जागरूकता का कार्यक्रम है। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता। तो पाठ के तहत कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे जिनका अपन अध्ययन कर सकते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता थी, तो आंसर रहेगा 52.12% थी। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन के जनक हैं, तो यहाँ पर भूदान आंदोलन के जनक अपन पढ़ चुके हैं, आचार्य विनोबा भावे थे।
स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। VVPAT वाटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नोटा इनमें से कोई नहीं। मजदूर किसान शक्ति संगठन का है। सूचना का अधिकार तथा बाल अधिकार समझौता संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक के तहत स्वीप कार्यक्रम क्या है? तो स्वीप कार्यक्रम अपन पढ़ चुके हैं। मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को स्वीप कार्यक्रम कहा जाता है। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य थे, सूचित मतदान तथा सूचित मतदान, निष्पक्ष मतदान तथा जागरूकता के साथ मतदान। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, बाल अधिकारों के बारे में समझाइए। तो बाल अधिकार अपन पढ़ चुके हैं। बाल अधिकार 4 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार तथा सहभागिता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुतरात्मक प्रश्नों के तहत भूदान आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भूदान आंदोलन पाठ के शुरुआत में आया था। भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचिरापल्ली का एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान की शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जमीनी स्वामित्व को दूर करना। तो यहाँ से लेकर के राजस्थान में भूदान आंदोलन का प्रारंभ नागौर जिले से हुआ था। यहाँ तक ये इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुधार में योगदान देने वाले समाज सुधारकों के नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सामाजिक सुधार ये रहा। सामाजिक सुधार में योगदान देने वाले कुछ समाज सुधारक जैसे राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, स्वामी रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी, जिन्होंने जातिगत भेदभाव को कम किया, असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वामी दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाई उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नाम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। तो ये लास्ट में अपन ने पढ़ा साइबर सुरक्षा के बारे में। साइबर सुरक्षा के कुछ उपाय यहाँ से लेके यहाँ तक। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ओके।